हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। मित्रों, हमने वीडियो एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिनमें आज हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। और सभी बच्चे जो नहीं किए हैं प्रैक्टिस सेट, जो हम करा चुके हैं, वो जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर करिए। उससे आपका स्कोर पता लगेगा कि आपका स्कोर जीएस में कितना बन रहा है। तो देखिए, हमारा 10वां है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो बताइए, सबसे पहले देखिए धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है। क्या था ये धर्म चक्र परिवर्तन? ये था जब महात्मा बुद्ध जी को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई साथियों, तो जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो इसे सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश कहां पर दिया था? उन्होंने सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इन्हें ज्ञान कितने वर्ष की अवस्था में प्रदान हुआ था? 35 वर्ष। कभी कभी पूछ लेता है 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने उपदेश जो दिया था अपने 5 शिष्यों को सर्वप्रथम दिया था। 5 शिष्य इनके थे, तो ये सारनाथ में दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये कहां पर प्राप्त हुआ था ज्ञान? ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया। आप महावीर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बोध गया कहां पर? बोध गया। बोध गया में किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल और साल वृक्ष के नीचे किसे प्राप्त हुआ था? महावीर जैन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृति और इनका जन्म कब हुआ था, ये बताइए। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 बीसी ईसा पूर्व। तो ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं? संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी इसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास क्या इंगित करता है? तो बताइए, ये मदद-ए-मास क्या इंगित करता है मुगल प्रशासन में? तो मुगल प्रशासन में, जैसे कि सभी को पता होता है, जो भी साम्राज्य होता है वो किससे बड़े होते हैं? टैक्स लगा कर बड़े होते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में भी सरकार रेवेन्यू कैसे कमाती है? ज्यादातर टैक्स से ही कमाती है। तो उसी प्रकार जब ये मुगल प्रशासन था, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कर लगा करते थे। जैसे चुंगी कर लगता था, नमक पर कर लगता था, व्यक्ति पर कर लगता था, और चराई पर किस पर कर नहीं लगता था? सभी पर कर लगते थे। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ये जो भू राजस्व कर था। क्या था? भू राजस्व कर, यानी जो जमीनों पर लगाया जाता था, फसल उत्पादन पर, उस पर भू राजस्व। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इसी से राजस्व की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती थी, जिससे के कारण यह साम्राज्य चल पाता था। तो ये मदद-ए-मास साथियों, ये जो विद्वानों की दी जाने वाली मुक्त अनुदान थी, यानी धार्मिक व्यक्ति या विद्वान जो भी कहिए, उन्हें जो भूमि दी जाती थी राजाओं द्वारा, उसे ही मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में कहा जाता था। और ये अनुत्पादित भूमि होती थी, यानी टैक्स में इनका कोई योगदान नहीं होता था। और सबसे पहले इसमें भूमि और भूमि राजस्व का जो संगठित रूप है, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। उसने क्या दहसला पद्धति चलाया था? क्या? दहसला पद्धति द्वारा इसने भूमि संगठित और राजस्व संगठित करने का कार्य किया था अकबर ने। तो इसका नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, आप लोग इससे याद रखिएगा, मदद-ए-मास। और इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता था? इस प्रकार की भूमि को एक नाम और कहा जाता था, उसे मिल्क कहते थे। ठीक है, मिल्क मतलब दूध नहीं, मिल्क कहते थे इस प्रकार की भूमि को। ये भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर घटाया जाता है तो क्या होता है? तो बताइए, अगर इंटरेस्ट रेट किसी व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, अगर इकोनॉमी में घटा दिया जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है अर्थव्यवस्था में? तो देखिए क्या फर्क पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। किसमें? एक तो ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और किसमें? और इसमें, इस ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि टैक्स घटाएंगे तो फिर सरकार का राजस्व जो है बढ़ेगा,
लेकिन इससे क्या होगा, जो निवेश में व्यय होगा, निवेश बढ़ जाएगा। टैक्स सरकार घटाएगा तो उसमें जो गुड्स सर्विस टैक्स होते नहीं है, जिस प्रकार लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा, तो इसलिए जिसे पीएलआई भी कहते हैं, पीएलआई नहीं सॉरी, जैसे सरकार सब्सिडी देती है उसी प्रकार ये भी इसमें निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यानी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था, तो बताइए आप सभी लोग। ये 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किस अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 का ये कहां पर हुआ था? लाहौर में, लाहौर। और उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था 1929 में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज ये जो प्रस्ताव था ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1911 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किसमें कम थी साथियों? तो ये बिहार में कम था। बिहार में कितना था? ये 61.8%, 61.8% सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो उस जो नरम दल, यानी आप सभी को पता है कि 1907 में जो सूरत में नरम दल कांग्रेस में बंटवारा होकर नरम दल और गरम दल में बंट गए थे, तो उनमें से नरम दल के जो नेता थे उनकी आंदोलन करने की क्या पद्धति थी? तो किस पद्धति से वे आंदोलन करते थे? तो वे जो है राजवामबद्ध आंदोलन इनका था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, राजवामबद्ध आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो बताइए इनमें से कौन सा जनपदों में सबसे छोटा है? गाजियाबाद या वाराणसी, दोनों में से बताइए। ये वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी सबसे छोटा है यहाँ इनमें से। कितना है? 1535 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1535 किलोमीटर स्क्वायर वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद जौनपुर है, फिर प्रयागराज, फिर गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो बताइए साथियों, जो किंग्सफोर्ड की हत्या हुई करने का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में, वो किस वर्ष किया गया था? ये 1908 में। कब? 1908 में। इसमें कौन कौन था? ये 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट है, 30 अप्रैल 1908। इसमें कौन कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ये दो लोग हत्या करने का प्रयास किए थे, लेकिन ये जो किंग्सफोर्ड है ये बच निकला था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें जो है प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए इन्होंने फांसी की आत्महत्या कर लिया था, लेकिन खुदीराम बोस गिरफ्तार किए गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। तो साथियों मुंडा जनजाति कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो कहां पर पाई जाती हैं? ये देखिए झारखंड में, क्योंकि आप लोगों ने बिरसा मुंडा को अच्छी तरीके से जानते होंगे। वो रांची से जो बिहार का भागलपुर उस पूरे क्षेत्र में उन्हीं का प्रभाव प्रभुत्व था। तो ये सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाएंगी? ये झारखंड में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र जल की लवणता घटती है जब, तो जो समुद्र जल की लवणता है यानी नमकीन जो जल होता है वो किस प्रकार कम होता है? वाष्पन अधिक होने से, उच्च वेग हवा से, या आर्द्रता उच्च होने से, या वर्षा अधिक होने से? तो देखिए वाष्पन जब अधिक होगा तो लवणता तो बढ़ेगी, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होगा उनमें से निकल जाएगा। तो ये अधिक वर्षा जब होती है, क्योंकि जो वर्षा होता है ये शुद्ध जल होता है पीने योग्य, तो जब ये अधिक वर्षा होगी तो उसकी लवणता घटती ही जाएगी।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बताइएगा। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो राजेंद्र सभी बड़े नेताओं को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। जो जहां पे था उसी रात में सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि जिसके कारण ये आंदोलन चला ना सके। लेकिन जो हमारे छोटे लेवल के क्रांतिकारी थे, जो बड़े चेहरे नहीं थे लेकिन बाद में वो बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आए, तो उन्होंने आंदोलन को संभाला। और हमारे जो महिलाएं थी उन्होंने, जैसे सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम भीखाजी कामा, ये सभी काफी जो थी इन्होंने संभाला था। तो इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूछा गया है कि किस जेल में कैद किया गया था। तो किस जेल में कैद किया गया था? ये हजारीबाग नहीं, बांकीपुर जेल में इन्हें कैद किया गया था। कहां पर? बांकीपुर जेल में। और हजारीबाग जेल में किसे कैद किया गया था? हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को कैद किया गया था। ये दोनों जेल कहां पर है? तो ये जो है इन्हें कैद किया गया था, लेकिन ये वहां से जो है जेल को गड्ढा खोदकर वहां से निकल गए थे, तो ये भाग निकले थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बिहार में पड़ेंगी जेलें, ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत यानी ओजोन लेयर क्या बताता है? तो बताइए साथियों, ओजोन लेयर क्या बताता है? तो ये पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की ऊपर के वायुमंडल की परत बताता है। और ये जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है, हानिकारक किरणें होती हैं। अगर ओजोन लेयर आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो जो स्किन में कैंसर होता है ना, पता भी नहीं चलेगा और उसमें कैंसर हो जाएगा और धीरे धीरे आदमी मरता चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत हानिकारक किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो बताइए सर्वप्रथम इनमें से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए, सबसे प्रथम देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1532 में। 1532 में देवरा का युद्ध लड़ा गया था। और सेकंड जो है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। 1539 में किसके साथ? शेरशाह के द्वारा और हुमायूं के द्वारा, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। नेक्स्ट क्या है? कन्नौज। कन्नौज है बिलग्राम का युद्ध कहिए इसे। ये नेक्स्ट ईयर फिर से हुमायूं हारने के लिए लड़ा था। इसमें हुमायूं बुरी तरह से हारा और उसे यहां से छोड़कर जाना पड़ा, अफगानिस्तान भागना पड़ा इसे। और जब वापस आया तो किस युद्ध, ये कौन सा युद्ध लड़ा गया था अफगानों से? ये 1555 में लड़ा गया था, सरहिंद का युद्ध, 1555 में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए 1532, 39, 40, 55। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो बताइए सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाति वाला, ये हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एससी पॉपुलेशन है निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और लगभग कितना है ये भी याद रखिएगा, 20.69%। 20.69% एससी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे हैं। तो बताइए 1/4 यानी 1/4। तो किस, देखिए कौन सा 2 राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात। आप लोग सोचेंगे यही होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बताइए साथियों, ये राजनीतिक विरोध करने वाले कौन भारतीय थे? ये इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम राजनीतिक सुधार होने चाहिए। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि धन का बहिर्गमन किस प्रकार अंग्रेज भारत से हो रहा है। धन का बहिर्गमन, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो
यहाँ पर जो अपने बिका बिकाया माल लाकर बेचते थे और जो कच्चा माल ले जाते थे यहाँ बिका बिकाया लाकर बेचते थे बना बनाया, तो वो उसके कारण भारत का जो धन था वो बाहर जा रहा था। और राजा राम मोहन ने क्या किया था 1928 में 1828 सती प्रथा का अंत करने में इन्होंने इनका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो बताइए सर्वाधिक नगरी यानी अर्बन जो स्थान है कहां पर है? कहां पर है साथियों? देखिए जापान, जर्मनी, इजराइल, सिंगापुर। तो कहां पर होगा? आप लोग सोचे कि जर्मनी होगा या तो जापान होगा, लेकिन नहीं, ये सिंगापुर है। छोटा सा कंट्री है, छोटा सा देश, इत्तू सा। मैप में ठीक से आपको दिखेगा भी नहीं, जूम नहीं करेंगे तो ये सिंगापुर है। यहाँ पर 100% जो है नगरीकृत जनसंख्या पर कोई गांव नहीं है। समझ में आया? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। और इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और करेंसी क्या है? करेंसी इसका क्या है? सिंगापुर डॉलर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भील जनजाति कहां पाई जाती हैं? तो बताइए जो भील जनजाति हैं ये सर्वाधिक कहां पाई जाती हैं? तो कहां पर पाई जाती हैं? ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर इसमें मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश भी मानते, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ सभी पर भील जनजाति जो है पाई जाती हैं। और गौंड जनजाति ये भी कहां पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो बताइए साथियों किसे देता है? ये राष्ट्रपति को देगा। क्यों? शपथ कौन दिलाता है? शपथ इसे स्टेट का गवर्नर दिलाता है, लेकिन इन्हें जब त्यागपत्र यानी अपना इस्तीफा देना होता है तो सीधे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा हैंडओवर करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो कितनी भाषाएं हैं साथियों? ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो बताइए संविधान में क्या क्या है? कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 395 और 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? तो बताइए किस लिए लिया गया था? इनमें से क्या कारण था? तो ये कारण था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्यों? क्योंकि जब जो लाहौर अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज्य की, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में, तो उसी में निर्णय लिया गया था कि आने वाले जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को हो गया, मनाया गया, क्योंकि ये हुआ कि आजाद हो गया भारत। तो निर्णय लिया गया 26 जनवरी को क्या किया जाए। तो इसीलिए जो संविधान का कुछ पार्ट था 26 नवंबर को लागू किया गया था, लेकिन और कुछ पार्ट मुख्यतः ज्यादातर जो बेसिक थे वो तो पहले लागू कर दिया गया, और जो बचे थे 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसलिए इस 26 जनवरी को लागू किया गया था संविधान, क्योंकि 26 स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला जो है ये इनमें से कौन सी है? देखिए, आल्प्स, एंडीज, रॉकी, हिमालय। तो कौन सी है बताइए? तो ये जो आल्प्स पर्वत है ये यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज जो है, एंडीज कहां की है? ये दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की। ये पेरू से लेकर लगभग नीचे चिली तक पूरा एकदम ये इसका लंबी श्रेणी में आता है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है एंडीज। और रॉकी कहां पर है? ये उत्तरी अमेरिका में है।
उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और हिमालय तो हमारे एशिया में ही है, हमारे भारत, नेपाल ये सभी वगैरह में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया को अलग करता है, जो कि रसिया में पड़ता है, जिसके कारण रसिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने कहा है? तो किसने कहा है साथियों? तो ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, तो उसी के तर्ज पर हमारी जो नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, क्योंकि उसी के कारण तो कृषि किया जा सकता है ना, बांध बनाकर सभी जगह नहरें वगैरह बना करके। तो इसीलिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत की मंदिर हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो बताइए, चट्टान पर उगने वाले पादप तो क्या कहलाते हैं? देखिए आप लोग, ये तो पूरा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा है, तो आप बता सकते हैं सैल, सैल मतलब पत्थर, तो सैलोद्भिद कहा जाता है इन्हें, पादप पत्थर पर उगने वाले, चट्टान पर उगने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो बताइए साथियों, जल वाष्प ताप, इस पर थर्मामीटर को नामांकित करने वाला इनमें से कौन सा उपकरण है? तो कौन सा है? ये हाइग्रोमीटर है। ठीक है, क्या है? हाइग्रोमीटर। और पायरोमीटर क्या है? ये सबसे उच्च तापमान अगर नापने की कोई उपकरण अगर लगाया जाता है तो ये पायरोमीटर है। पायरोमीटर उच्च तापमान को नामांकित करने के लिए ये किया जाता है। और थर्मोस्टेट, इसका मतलब समझ ही रहे होंगे कि इसी के नाम से थर्मस पड़ा है, यानी जो टेम्परेचर को किसी टेम्परेचर को उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए, किसी वस्तु के टेम्परेचर को, ये उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। जिस प्रकार थर्मस में कुछ भी रख दीजिए, चाय, पानी, कॉफी, कुछ भी, तो उसका जो टेम्परेचर है कुछ समय के लिए वो उसी तरह बनाए रखता है। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका क्या कारण है? इनमें से कौन सा कथन इसके बारे में असत्य है? तो क्या असत्य है? देखिए, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है, तो ये सही है बिल्कुल। और ये ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है। भी ये हल्के पीले रंग का भी होता है पाउडर के रूप में। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, जल में अधिक विलेय होता है, ये जल में अधिक विलेय नहीं होता है, ये जल को शुद्ध करने में यूज होता है, लेकिन ये अधिक विलेय नहीं होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? तो देखिएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड, इससे रेडियम प्राप्त किया गया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और हेमेटाइट, इसका हेमे मतलब समझ ही रहे होंगे कि ये आयरन यानी लोहा प्राप्त किया जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर जाने का कारण क्या होता है? तो बताइएगा, ऊपर जाने का कारण क्या होता है? आप लोगों ने लालटेन से तो बहुत पढ़ा होगा। लालटेन जो केरोसिन तेल वाला चलता था, जो लैंप लगाकर, या लालटेन कहिए, तो उसमें जो केरोसिन था यानी मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, जो बाती में चढ़ता है, ऊपर से बाती में जो चढ़ता है, उसे किस कारण चढ़ता है? तो वो जो हमारे पृष्ठ तनाव द्वारा यानी सरफेस टेंशन द्वारा ये ऊपर जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विटामिन की खून जमने में आवश्यक होती है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? तो बताइएगा, विटामिन सी, ए, ई, कौन सी? विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये खून जमने में बहुत हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो बताइए साथियों, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है जिसके कारण पौधे की पत्तियां हरी होती हैं? तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है।
मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित प्रजाति है, तो ऐसी प्रजाति आम की बताइए जिसमें गुठलियां नहीं पाई जाती हैं। कौन सी आम की प्रजाति है? तो ये सिंधु है, सिंधु। जिसको गुठलियों से परेशानी हो इस वैरायटी का आम खाइए, लेकिन आपको मिलेगा नहीं आसानी से क्योंकि ये सोना के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो बताइए मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? देखिए क्या नहीं है, तो इनमें से आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को लग जाएगा कि क्या नहीं है, क्योंकि दांत जो होता है, जो सामने वाला चपटे दांत होते हैं, ये सामने वाला, तो उसी वो कोई अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो किस नदी पर निर्मित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना? तो बताइए किस नदी पर निर्मित है साथियों? तो जो बेतवा नदी है इस पर रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्मित है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त बांध परियोजना है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीत क्रांति संबंधित है, यानी येलो रिवोल्यूशन या पीली क्रांति, तो किससे संबंधित है ये तिलहन से संबंधित है, तिलहन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मत्स्य, ये किससे संबंध है? ये ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति से संबंधित है। और दुग्ध, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो खाद्यान्न से संबंधित है, खासकर उनमें धान और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? तो बताइए साथियों कौन सा इनमें से बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? तो देखिए लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीनों है, लेकिन ये जो स्लोवाकिया है ये नहीं है, यूरोपियन कंट्री है लेकिन ये बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देश में ही तीन आते हैं, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है साथियों, ये सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, छोटा होता है, इसे कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं। और क्या होता है, एक समय पर एक आदमी इस पर काम कर सकते हैं, तो इसलिए ये माइक्रो कंप्यूटर जो है इसे सर्वाधिक यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो एनर्जी और खाद दोनों कौन सा दे सकता है? नाभिकीय संयुक्त दे सकता है या तापीय संयुक्त? तो क्या देगा? देखिए बायोगैस, बायोगैस इसमें खाद भी मिलता है और एनर्जी मिलता है, एनर्जी मतलब शक्ति, पावर भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? पर्यावरण समर्थन कर सकता है, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहलाता है वो? वहन क्षमता, वहन क्षमता, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और ये खाद जैव द्रव्यमान क्या है? जैव द्रव्यमान है किसी विशेष क्षेत्र में जीवों की संख्या कह सकते हैं, तो ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका मतलब जैव द्रव्यमान का मतलब, तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? तो बताइए कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, जो वातावरण को गर्म करता है, समझते हैं ना? तो ये कार्बन डाई CO2 जो है ये सर्वाधिक जिम्मेदार है, CO2। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसें देख लिए, जैसे NO2 हो गया, NO2 हो गया, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगर मीथेन वातावरण में हमारे टिकता तो क्या होता? तो सर्वाधिक गर्म यही होता, इसी के कारण ग्रीन हाउस सबसे अधिक होता, लेकिन ये हमारे वातावरण में जो है ज्यादा टिकता नहीं है, नहीं तो ये इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाता। तो क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंफ्यूज कर देता है, लेकिन ये नहीं है। आप ओजोन याद रखिएगा, जलवाष्प याद रखिएगा, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? तो बताइए साथियों, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? तो ये बुलंदशहर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके नरौरा में ये निचली गंगा जो नहर है इसका उद्गम स्थल है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो बताइए, उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1989 में एक अधिनियम पारित करके इसे जो उर्दू है इसे हमारी द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था और हिंदी को प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया, सायरा, राई, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। धोबिया जो है धोबी जनजाति के धोबी जात के द्वारा ये मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा, इसलिए इसका नाम धोबिया पड़ा है। और राई बुंदेलखंड में ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो बताइए भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार जो भी कहिए हुआ था, ये तो आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये प्रदर्शन के लिए लोग क्यों वहां पर इकट्ठा हुए थे? तो किस लिए हुए थे? देखिए, जो सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल, इन्होंने अंग्रेजों ने जो है जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसे बिना दलील बिना अपील के कानून कहा गया था, और उसके विरोध में जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था उसी कानून के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। तो इन्हीं के विरोध में कि इन्हें छोड़ दिया जाए, उसी के लिए प्रदर्शन करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। दिन था बैसाखी का दिन, जो कि एक प्रमुख त्योहार मनाया जाता है पंजाब में। तो लोग इकट्ठा हुए थे और जो 13 अप्रैल 1919, ये इंपॉर्टेंट डेट, 13 अप्रैल 1919, इसी दिन जो जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये क्या किस लिए इकट्ठा हुए थे? इन्हीं दोनों के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो ये बताइए, एयरलाइंस गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए कि कुल आबादी का महिला आबादी जो है वो कितने प्रतिशत थी? तो साथियों, ये लगभग 48% थी। ठीक है, 48%। ये कम से कम 2% और बढ़ना चाहिए, 50% होना चाहिए महिलाओं की भागीदारी या उनकी जनसंख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसमई गुफा में जियोरिसा मासमाइनिस, ये जो है एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति है, ये पाई गई थी। तो बताइए, ये गुफा किस राज्य में है? तो बताइए साथियों, कहां पर है ये? मेघालय में ये गुफा है। कहां पर? मेघालय में। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता यानी इसकी आयोडीन की कमी के लिए दिवस मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कब मनाया जाता है? ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये दिवस जो है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, ये कब किसके द्वारा मनाया जाता है? ये डब्ल्यूएचओ ने इस तिथि को इसलिए मनाने की घोषणा दी क्योंकि जो आयोडीन की कमी से होता है तमाम रोग होते हैं, जैसे घेंघा रोग हो गया और बहुत से रोग होते हैं। तो उसी सरकारों को जागरूक करने के लिए या कहिए कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि आयोडीन की कमी ना हो पाए बॉडी में, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये किस राज्य सरकार की योजना है? तो बताइए, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ये कहां पर है भैया? जहां पे आपके द्वार राशन पहुंचेगा। तो कहां पर चलाया गया था? ये 2021 की योजना है। कहां की? मध्य प्रदेश की। और किसके लिए चलाया गया था? जो जनजाति हैं उनके लिए चलाया गया था।
उनके लिए चलाया गया था कि इनको राशन इनके घर पर ही उपलब्ध होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी होगा। तो मित्रों आप सभी लोग बताइए कि 50 क्वेश्चंस में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। चाहे जो भी हो, 25-30 जो भी, आप इनमें शर्माइएगा मत, आप जरूर बताइएगा। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात है ही नहीं, तो आप बताइएगा। तो अगर हमारा सेशन पसंद आए लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।